एक बार एस्टर गैस्पर नाम का एक व्यक्ति था जो एक कुशल राजा का दर्जी था और पक्ष में उच्च था। एक उत्कृष्ट कारीगर होने के नाते उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति बनाई थी। लेकिन हालांकि उनके पास एक अच्छा घर था और मैरी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन दुखी था क्योंकि उसके पास एक बेटा नहीं था जिसे वह सिलाई सिखा सके और अपने कौशल और धन को विरासत में दे सके। इसलिए उसने अपने दूर के रिश्तेदार जॉन को अपना प्रशिक्षु बनने के लिए आमंत्रित किया। वह एक अच्छे स्वभाव वाला युवा व्यक्ति था, विशेष रूप से काम का शौकीन नहीं था, लेकिन उसके नए घर में उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाता अगर उसकी लगातार बकबक न होती, जिससे उसके साथियों का ध्यान भटक जाता और मास्टर गैस्पर क्रोधित हो जाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने सिलाई सीखी और मैरी से प्यार करने लगा, लेकिन उसकी लगातार बकबक से उसके चाचा नाराज जाते। उसे सबक सिखाने के लिए एस्टर ने जॉन को चुपचाप काम करके सोने के 6 टुकड़े कमाने की यात्रा पर भेजा। तभी वह मैरी से शादी कर सकता था। यह सुनने के बाद मैरी रोई और अपने पिता के फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसे बदल नहीं सकी। जॉन ने निर्णय स्वीकार कर लिया और मैरी के रोते हुए चेहरे को याद करते हुए यात्रा पर चला गया। जैसे जैसे वह आगे पीछे चलता रहा और वह एक विशाल जंगल की सीमा तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि रास्ते उसे इशारा कर रहा है, और अभी भी रोती हुई मैरी के बारे में सोचते हुए वह टेढ़े मेढ़े पुराने ओक पेड़ों के नीचे चुपचाप टहल रहा था, जिनकी शाखाएं प्रताड़ित राक्षसों के मुड़े हुए अंगों की तरह दिखती थीं। वह जंगल में खो गया और शाम ढल गई और पेड़ धुंधले और छायादार हो गए। रात के पक्षियों ने उदास होकर एक दूसरे को बुलाया और उसने दूर से भूखे भेड़ियों की चीख सुनी। चलते समय जॉन ने जंगल के बीच में एक चमकदार लकड़ी की आग देखी। फिर उसका सामना आग के चारों ओर बैठे 5 बौनों से हुआ। वह चुपचाप कुछ देर उनके पास बैठा रहा। तब जॉन ने पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन तभी निकटतम बौने ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर जवाब दिया। थप्पड़ से हैरान जॉन ने थप्पड़ का जवाब देने की कोशिश की। बौने ने खुद को एक विशालकाय में बदल लिया। परिवर्तन देखकर जॉन अपने लिए खड़े होने से डर गया और वह बौनों से दूर जाने लगा, परंतु उन्होंने उसे रोक लिया और बिना कुछ बोले अपने पास बैठा लिया। जैसा कि जॉन कांप रहा था और जोर देकर कहा कि उसके साथ क्या हो रहा था। जंगल बहुत शांत था, हवा कम हो गई थी और जॉन को बकबक करने के लिए चुप्पी असहनीय थी, और अंतिम संसाधन के रूप में उसने अपने झोला से अपनी कैंची, सुई और धागा निकाला ताकि एक बदसूरत कोट को ठीक किया जा सके जिसे एक जंगली जानवर ने फाड़ दिया था। इन्हें देखकर बौने उठे और खुशी से नृत्य किया, और साथ ही उसे अपने कपड़ों में कई छेद दिखाए। उनकी खुशी ने जॉन को एक बार फिर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने पूछा, आप लोग कौन हैं और आपके कोट इतने फटे क्यों हैं? उसके प्रश्न का उत्तर एक और झटका था, और फिर से वह क्रोध से अभिभूत था। हालांकि वह 6 के मुकाबले एक था, जिनमें से प्रत्येक अपनी इच्छानुसार खुद को एक शक्तिशाली विशालकाय में बदल सकता था। इसलिए असामान्य विवेक के साथ उसने चुप रहने का फैसला किया। जब बौनों ने आग पर अधिक लकड़ी फेंकी ताकि वह चमक उठे, तो उसने अपनी बेहतरीन सुई पिरोई और अपने कोट पर काम करने लगा। तुरंत सबसे बड़े बौने ने अपना कोट उतार दिया और विनती करते हुए उसे अपनी ओर पकड़ लिया। जॉन ने वह करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं की जो वह चाहता था, इसलिए उसने तुरंत इसकी मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने पूरे 1 घंटे तक काम किया और फिर खुद के बावजूद एक और सवाल लेकर खड़े हो गए। इसका सामान्य उत्तर मिला। उसे जो थप्पड़ लगे उससे उसके चेहरे पर हर जगह दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पास प्रतिशोध का कोई साधन नहीं था। अगर मैं बकबक करता तो मेरे चाचा बड़बड़ाते थे, जॉन अपने आप से कहने लगा, लेकिन ये सभी मुझे भयानक प्रहार देते हैं। चूंकि उसे नहीं पता था कि और क्या करना है, वह तब तक सिलाई करता रहा जब तक कि कोट के बड़े छेद ठीक नहीं कर लिया गया। जब उसने बिना कुछ कहे उसे उसके मालिक को वापस सौंप दिया। बौने ने रुचि के साथ इसकी जांच की और खोजने में कोई गलती नहीं होने पर अपनी जेब से सोने का एक चमचमाता सिक्का निकाला, जिसे जॉन ने बड़ी खुशी से पाया कि यह उसके लिए ही था। अच्छा, उसने खुशी से सोचा, यहाँ पहले से ही सोने का एक सिक्का है। यदि मैं बाकी सिक्के इतनी जल्दी कमा सकूं, तो मुझे अपनी पत्नी के लिए प्रिय मैरी का दावा करने से पहले ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस समय तक रात लगभग बीत चुकी थी। पक्षी उनींदापन से चहचहाने लगे थे और भोर की रोशनी में आग धीमी हो गई थी। राहत की सांस के साथ जॉन ने अपनी सुइयां और धागे डाले
और अपने अजीब साथियों को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी उनमें से एक ने उसे शराब का एक मसौदा पेश किया, जिसे उसने शुक्र है कि स्वीकार कर लिया। इसका स्वाद परी अमृत जैसा था। उसने चांदी के प्याले को पूरी तरह से गले में उतर दिया। जैसे ही उसने इसे नीचे रखा, उसके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, और जब हवा तूफान के लिए चली तो वह एस्पेन की पत्तियों की तरह कांप उठा। कुछ ही क्षणों में वह बौनों के आकार में आ गया था। उसके रोने पर फिर उसे थप्पड़ लगे, और जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसे निराशा के साथ महसूस हुआ कि प्रतिरोध बेकार था। उसका पीछा करने के लिए संकेत बनाते हुए बौने जागते हुए जंगल के माध्यम से रास्ते चलता था। जॉन इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता था। उसका दुखद भाग्य और आगे क्या होने की संभावना थी। आखिरकार जंगल खत्म हो गया, और एक विशाल काली चट्टान उनके सामने एक विशाल किले की तरह मंडरा रही थी। बौनों में से एक ने उसकी दांतेदार सतह को छुआ। एक छिपा हुआ दरवाजा चुपचाप खुल गया, और जॉन और उसके साथी उसके बीच से एक लंबे चौड़े गलियारे में चले गए। इसके दोनों ओर छोटे शयन कक्ष थे, जिनमें मदर ऑफ पर्ल का फर्नीचर और गुलाबी गुलाबी रेशम के पर्दे वाले छोटे सफेद बिस्तर थे। दूर से उत्कृष्ट संगीत की ध्वनियां सुनाई दीं, और जॉन को गलियारे के दूर छोर पर एक शानदार रोशनी वाले बॉलरूम की झलक मिली, जो कई नर्तकियों से भरा हुआ था। वह अपने मार्गदर्शकों से सवाल करने से बेहतर कुछ नहीं चाहता था, लेकिन अंततः बुद्धिमानी से उसने झुकाव का विरोध किया। एक पल रुकने के बाद उन्होंने उसे एक शयनकक्ष में दिखाया और बिस्तर की ओर इशारा किया। उसने तुरंत कपड़े उतार दिए और अपना सिर तकिए पर रख दिया। संगीत अब समुद्र के किनारे लहरों के थपेड़ों की तरह नरम था, और वह एक थके हुए बच्चे की तरह सो गया। वह सांझ में उठा और अपने बिस्तर के नीचे एक बौने को पाया। छोटा साथी उसके उठने के लिए अधीर लग रहा था, और जब जॉन ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले तो उसने अपना सिर इतने गुस्से से उठाया कि युवक ने उसका मुंह बंद रखना उचित समझा। जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार करते हुए वह बौने के पीछे पीछे चौड़े गलियारे में चला गया, जहां बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। सभी एक साथ चट्टान से बाहर निकले, और आकाश से प्रकाश की आखिरी किरण फीकी पड़ने पर जंगल में फिर से प्रवेश कर गए। बीचों के एक मेहराब के नीचे आग धधक रही थी, और एक बार फिर जॉन बैठ गया और खुद को गर्म कर लिया। बोलने की हिम्मत न करते हुए उसने सोचा कि कुछ न करने की तुलना में सिलाई करना अधिक स्वीकार्य होगा, इसलिए उसने फिर से अपनी सुइयां और धागा निकाला। इस पर एक और बौना फटा हुआ कोट लेकर आगे आया, और जॉन ने कुशलतापूर्वक उसकी मरम्मत करते हुए बोलने के 2 प्रयास किए। प्रत्येक अवसर पर उसे उन भारी प्रहारों में से एक का सामना करना पड़ा जिनसे उसने डरना सीखा था, और शेष रात तक उसने कोई शब्द नहीं बोला। सुबह होने से ठीक पहले कोट खत्म हो गया, और उसे वापस सौंपने पर उसे सोने का दूसरा सिक्का दिया गया। आनंदित होने के बजाय वह केवल अपने दुर्भाग्य के बारे में शोक कर सकता था, क्योंकि वह एक बौने में बदल गया है। अब वह मैरी के पास कभी वापस नहीं लौट पाएगा। पेड़ों में हवा उसकी आहों को फिर से गूंज रही थी, जैसे वह गिरी हुई पत्तियों के बीच सरसरा रही थी। हवा ठंडी थी, और पहले से ही सर्दियों की ठंड जामुन को लाल कर रही थी। यह उत्सुक है, जॉन टो ने स्वयं कहा। आप निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि वह इस समय तक जोर से बोलने से बेहतर जानता था। कल 15 अक्टूबर था, फिर भी आज कोई यह सोच सकता है कि यह नवंबर के मध्य का दिन था। बौने के हल्के स्पर्श से चट्टान फिर खुली, और वे सभी पहले की तरह अंदर चले गए। वही मधुर संगीत जॉन के कानों पर पड़ा, और नर्तक अभी भी गलियारे के दूर के छोर पर शानदार रोशनी वाले बॉलरूम में घूम रहे थे। जॉन ने गुलाब रेशम की लटकन के साथ छोटे सफेद बिस्तर में दिन बिताया, और जब एक बार फिर उसे एक बौने ने जगाया तो उसने बिना किसी सवाल का जोखिम उठाए खुद को तैयार कर लिया। गलियारे में केवल 3 बौने उनका इंतजार कर रहे थे, और जंगल में पहुंचने पर वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। तीसरी रात बाकियों की तरह ही बीती, और केवल एक बार वह खुद को भूल कर बोला। इसके बाद हुए प्रहार ने उन्हें दर्द से बीमार कर दिया, लेकिन जब गुस्से से उबर कर उन्होंने अपना काम बंद कर दिया तो बौने इतने दुखी दिखे कि उन्होंने इसे फिर से उठा लिया और तीसरे कोट की मरम्मत पूरी कर ली। इसके लिए उसे सोने का तीसरा सिक्का दिया गया, और एक बार फिर बौने चट्टान पर लौट आए। एक चौथी और 5वीं रात ठीक उसी तरह गुजरी, लेकिन छठे अवसर पर केवल एक बौना ही उसके साथ जंगल में गया। पेड़ अभी भी नंगे थे, लेकिन ठंड इतनी तीव्र नहीं थी।
इधर उधर आश्रय वाले कोनों में बर्फ की बूंदें अपने सुंदर सिर दिखा रही थीं। इस समय तक जॉन अमीर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी जेबों में 5 सोने के सिक्का खनक रहे थे। उस रात केवल एक बौना आग के पास उसके साथ बैठा था। जॉन ने आखिरी फटे कोट पर लगातार काम किया, क्योंकि अब उसकी बकबक करने की आदत काफी खत्म हो गई थी और वह उतना ही चुप था जितना मास्टर गैस्पर चाह सकता था। जैसे ही सोने का छठा सिक्का उसके स्टोर में जोड़ा गया, वह शायद ही अपने आंसुओं को रोक सका, क्योंकि उसने सोचा था कि कैसे, लेकिन अपने परिवर्तन के लिए वह अब मैरी को अपनी दुल्हन के लिए दावा कर सकता है। आभारी बौने ने उसे शराब का एक और कप देने की पेशकश की, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। और फिर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह छोटा आदमी, जिसे उसने गूंगा होने की कल्पना की थी, बोलने लगा। बिना डरे पी लो जवान आदमी, वह रोया। ये वाइन तुरंत आपको आपके पूर्व आकार में पुनर्स्थापित कर देगी। जॉन ने कप को उत्सुकता से पकड़ लिया और उसे एक ड्राफ्ट पर खाली कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह उतना लंबा और मजबूत हो गया जितना उसने अपने चाचा का घर छोड़ा था। लेकिन यद्यपि उसकी खुशी बहुत अच्छी थी, फिर भी उसने इसे श्रव्य रूप से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। बौने ने उसे दयालुता से देखते हुए आगे कहा, आप जो देखा है उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। 100 साल पहले मैं और मेरे 5 साथी राजा के बॉलर रूम में झगड़ते थे और क्रोधित भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर उड़ते थे। हमारी मूर्खता पर क्रोधित होकर, क्योंकि उसके क्षेत्र में झगड़े की अनुमति नहीं था, राजा ने हमें निर्वासन की सजा दी, यह आदेश देते हुए कि हमें हर महीने की 15वीं रात इस नीरस जंगल में बितानी चाहिए, जब तक कि एक दर्जी न आ जाए जो हमारे कपड़ों की मरम्मत कर सके। फाड़ा। ताकि हम अपनी अनियंत्रित भाषाओं पर शासन करना सीख सकें, हमें न तो बोलने की निंदा की गई और न ही हमसे बात की गई, और राजा ने घोषणा की कि यदि हम किसी को हमसे बात करने की अनुमति देते हैं, तो हमें कभी भी अपने घरों में नहीं लौटना चाहिए। वर्ष दर वर्ष बीतता गया। दर्जी का कोई संकेत नहीं मिला, और जब हमने तुम्हें एक पेड़ के नीचे सोते हुए पाया तो हमने सारी आशा खो दी थी। हमारे दिल खुशी से भर गए, क्योंकि आपके अंगूठे और तर्जनी पर लगे निशानों से हमने अनुमान लगाया कि आप किस व्यापार से संबंधित हैं। लेकिन अफसोस, आप बात करने में लगे रहे, और इसलिए हम आपको केवल उसी तरीके से रोकने के लिए बाध्य थे जिस तरह से हम कर सकते थे। हालांकि अब जब आपने हमारे कोट ठीक कर लिए हैं, तो हमारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं और आप अपने चाचा के घर वापस जा सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितने समय से दूर हैं, क्योंकि हमने आपको एक-एक महीने में सुला दिया है। जब आप पहुंचे तो यह अक्टूबर की 15वीं तारीख थी, और अब यह मार्च की 15वीं तारीख है। ब्लैकबर्ड्स और थ्रश के दुल्हन के गाने उस आनंदमय धुन से अधिक समलैंगिक नहीं थे जिसे जॉन ने घर की ओर तेजी से जाते समय गुनगुनाया था। मैरी ने कोमल खुशी के साथ उनका स्वागत किया, और जब मास्टर गैस्पर के सवालों के जवाब में उन्होंने गर्व से उन्हें अपने 6 सोने के टुकड़े दिखाए, तो उन्हें तुरंत कार्यशाला में अपनी पुरानी जगह लेने की अनुमति दी गई। चूंकि वह बहुत चतुराई से और पूरी चुप्पी से सिलाई करता था, उसके चाचा प्रसन्न थे, और अब उसके और उसके दिल की इच्छा के बीच कुछ भी नहीं था। मैरी के साथ उनकी शादी बहुत खुशी के साथ मनाई गई, और किसी भी आदमी के पास कभी भी एक निष्पक्ष या प्यारी दुल्हन नहीं थी। वर्षों बाद वह कभी कभी अपने कारनामों को अपने लड़कों और लड़कियों से जोड़ता था, जब वे ठंडी रातों में आग के चारों ओर बैठते थे।